हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसआईपी म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि किसी भी म्यूचुअल फ़ंड एसआईपी करना है तो वो आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। वहाँ पर हमने 10,000 रुपये का वहाँ पर प्लान बताया था कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर हमने बताया था कि लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर भी आपको, और स्मॉल कैप के अंदर, और साथ साथ इस जो मिड कैप के जो स्टॉक हैं इनके अंदर भी आपको प्लान करना चाहिए। बेसिकली हमने यहाँ पर 3,000 रुपये, यहाँ पर 2,000 रुपये, यहाँ पर 2,000 रुपये और यहाँ पर हमने 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बताया था। अब ऐसे में काफ़ी लोगों के डाउट और कमेंट आए हैं कि अभी हम मार्केट में नए हैं, हमें किस तरह से एसआईपी म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या जो मुख्य बिंदु हो सकते हैं उसको देखना चाहिए। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से आप भी म्यूचुअल फ़ंड एसआईपी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, आने वाले समय में किस लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। क्या आप धन संचय करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए सोच रहे हैं कि आने वाले समय में 10 साल 20 साल में हम इतने धन की रिक्वायरमेंट करना चाहते हैं, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, या ये जो रिटायरमेंट का प्लान हमारे, हम इसके जहन के लिए हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारे कोई बड़ा खर्चा हो सकता है कि हमें एक घर की रिक्वायरमेंट हो, या बच्चों की शादी हो, बच्चों की एजुकेशन हो, इसके लिए एक बड़े मनी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम धन संचय करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपको पहले से ये आपको तय करना होगा कि हमें धन की ज़रूरत क्या है, किस तरह से हमें कितने अमाउंट की ज़रूरत आने वाले 10 साल 15 साल में हमें रहने वाली है। तो वो उद्देश्य आपको पहले से ही पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद अब इस उद्देश्य के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे में हम जो इन जो गोल के लिए, हमारे जो 3-4 तरह के गोल हमने यहाँ पर बताए हैं, धन संचय, रिटायरमेंट और कोई बड़ा खर्च है, तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो गोल होगा वो हम 10 साल में अचीव करना चाहते हैं, या 20 साल में अचीव करना चाहते हैं, या 30 साल में हमें अचीव करना है। तो ये आपको क्लियर इमेज आपको होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि 5 साल 10 साल में इस तरह से जब आप देखेंगे कि हम इस तरह से अगर ग्रो करना है, तो हमें उसके किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर सेलेक्ट करना है तो उसकी पास्ट की भी परफॉर्मेंस 5 साल 10 साल जितनी भी अवेलेबल डेटा हो उसे आपको एनालाइज करना चाहिए। अब आपने एनालाइज करने के साथ साथ जो आप भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने वाले हैं, चाहे आप लार्ज कैप को यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या कहें स्मॉल कैप के जो मिड कैप इंडेक्स हैं उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या मिड कैप के जो स्मॉल कैप हैं इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इनमें आपको ये देखना चाहिए कि आने वाले समय में कितना ये वोलेटाइल रह सकता है। अगर मार्केट में करेक्शन होता है या गिरावट होती है तो इसमें कितनी करेक्शन या गिरावट हो सकती है, तो इसको भी आपको एनालाइज करना चाहिए। और इसी के हिसाब से आपको एक चीज़ और तय करना होता है कि अब ऐसे में जब आपने ये देख लिया कि रिस्क इतना रहेगा, 5 साल में इतना रिस्क हो सकता है कि मार्केट में बड़े करेक्शन हो सकते हैं, एक बड़ा अपसाइड मूवमेंटम हो सकता है, तो ऐसे में हमें किस फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। क्या हमें इक्विटी फंड में डायरेक्ट पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या बैलेंस फंड। इक्विटी क्या होता है कि आप देखते हैं कि इस समय इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। चाहे आप इक्विटी में आप चाहे लार्ज कैप की कैटेगरी देखेंगे, चाहे मिड कैप की कैटेगरी देखेंगे, सभी जगह पिछले 1 साल में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। 2020 के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिला है। ऐसे में जो 7,000 जो इंडेक्स, जो निफ्टी इंडेक्स थी, वो आज कहाँ पर पहुँच गई है, वो 25,500 से ऊपर पहुँच चुकी है। तो ये आप देखेंगे पिछले जो 4-5 साल में जो रैली देखने को मिली है वो इस वजह से देखने को मिली है क्योंकि इक्विटी मार्केट में लगातार लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें जो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है वो इक्विटी को सिलेक्ट करना है या डेट फंड को। तो डेट फंड की बात करें तो डेट फंड की जनरली देखा जाए तो 7 से 8% लोग डेट फंड के लिए फिक्स्ड रिटर्न्स के लिए लोग यहाँ पर उम्मीद के लिए इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इक्विटी के अगर देखा जाए तो यहाँ पर 15% के लिए रिटर्न्स के लिए लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या 20% के लिए, या कहें 25% के रिटर्न्स के लिए यहाँ पर देखते हैं। डिफरेंट असेट क्लास, लार्ज कैप मिड कैप में ये उम्मीद के लिए हम लोग यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या हमें बैलेंस फंड के हिसाब से भी आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैलेंस फंड क्या होता है कि कुछ हिस्सा आपका जो मानकर चलिए 1,000 रुपये
हैं, ये 1,000 रुपये पूरे इक्विटी में नहीं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ हिस्सा, हो सकता है कि इसका 40% हिस्सा ये डेट फंड में हो, क्योंकि ये जो डाइवर्सिफिकेशन जो होगा वो बैलेंस फंड की वजह से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बैलेंस फंड में ये ख्याल रखा जाता है कि मार्केट में अगर छोटा मोटा करेक्शन भी होता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है पूरा तेज़ी से ये ना गिरे। हो सकता है कि यहाँ पर 2% का चेंजमेंट देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी रहती है वो लेस वॉलेटिलिटी रहती है। इक्विटी मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में इक्विटी मार्केट जो निफ्टी इंडेक्स है, जो अपनी रिप्रेजेंटिंग जो इंडेक्स है, वो कितना मूव की है, लगभग 30% पिछले 1 साल में मूव की है। तो इक्विटी, अब ऐसे में कोई घटना होती है, युद्ध जैसी स्थिति या कोई, जैसे अभी आपने देखा था कोविड जैसी सिचुएशन बनती है, तो करेक्शन भी होगा। अब ऐसे में जितनी तेज़ी से ये 30% ऊपर गया 1 साल में, हो सकता है कि 20% गिरे। तो ऐसे में हमें अपने बैलेंस जो फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ही हम बैलेंस फंड को भी चूज करते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आ चुकी हैं कि हमारे दिमाग में अभी पहला गोल क्या है, दूसरा चीज़ हमारा इस गोल को अचीव करने के लिए टाइम ओरिजिन क्या होना चाहिए। अब ऐसे में इन चीज़ों के साथ साथ हमें रिस्क को पता होना चाहिए कि रिस्क कितनी लेनी है, कितने टाइम तक इस इक्विटी फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व रहना है। 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब ऐसे में अब डिसीजन आता है कि अब हमें A to Z या किसी भी फंड में अगर इन्वॉल्व होना है तो सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी है, वो देखनी है फंड की परफॉर्मेंस। आप मान कर चलिए कि कोई एक ऐसा फंड, अभी मान कर चलिए पराग पारिक, ये पराग जो पारिक है, इसको ही हम मान कर चलिए कि हमें इसमें यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करनी है। तो इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट करनी है तो इसकी अगर देखना है कि इसका पिछले 1 साल में क्या परफॉर्मेंस रही, पिछले 5 साल में ये किस तरह से ग्रो किया है, पिछले 10 साल में किस तरह से ग्रो किया है, पूरा टोटल अवेलेबल जो डेटा है उसके ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उसकी हमें पूरी A to Z परफॉर्मेंस देखना है। यही नहीं, आपको एक ही, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिया है, उसी को नहीं आपको सिलेक्ट करना है। आप SBI के म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, निप्पॉन या कहें क्वांट जैसे जो फंड हाउस है उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और उनको चेक करने के लिए इंडिया के अंदर 2 चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल डेटा उपलब्ध कराई गई हैं, जो कहें एक यहाँ पर रेटिंग एजेंसियों के काम करती हैं, वो एक इस समय देखा जाए तो उन पे काफ़ी ट्रस्ट भी करते हैं, और ये समय समय पर जो फंड हाउस होते हैं उनके रिपोर्ट जारी करते हैं। जैसे स्मॉल कैप का कोई फंड मोतीलाल ओसवाल ही मानकर चलिए, या मिड कैप का कोई फंड है क्वांट, उसकी रेटिंग ये जारी करेंगे रेटिंग एजेंसियां कि इसकी जो परफॉर्मेंस है A1 रेटिंग है या +1 रेटिंग है, इसकी हिसाब से यहाँ पर आपको ये तय करना होता है कि अगर इसकी रेटिंग अच्छी है तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि इन्होंने जो रेटिंग एजेंसियों ने अगर इसकी रेटिंग जारी की है तो ये संभावना है कि इसकी कंपनी की अच्छी ग्रोथ, ये ग्रोथ फंड की अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी। इंडिया के अंदर जो रेटिंग एजेंसी है, एक क्रिसिल है, एक मॉर्निंग स्टार, ये 2 रेटिंग एजेंसियां हैं। यहाँ तक कि अगर ये स्टॉक की अगर कोई रेटिंग जारी करती हैं तो उसकी बिहाफ पर भी आपने देखा होगा कि कई स्टॉकों में एक बड़ा चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह की 2 एजेंसियां भी वेरीफाई करने के लिए दी गई हैं। आपको भी क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट गूगल में डालकर किसी भी फंड हाउस के बारे में जानना है, चाहे मिड कैप, स्मॉल कैप, क्वांट फैब या कहें हाइब्रिड फंड, किसी भी के अंदर आपको देखना है तो इन 2 रेटिंग एजेंसियों को अभी आपको ज़रूर क्रॉस चेक करना है कि किस तरह से इन्होंने रेटिंग जारी की है। अब इसके बाद आती है, आपने देख लिया कि ये रेटिंग जारी हो चुकी है, उसके बाद आप समझ चुके हैं कि किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस हो चुकी है। जो अगला जो पॉइंट रहेगा, 5वां पॉइंट, आपको क्या देखना चाहिए कि इस समय आप जिस भी फंड हाउस में इन्वॉल्व होने वाले हैं, जिसका भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने वाले हैं, उसके फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस को भी आपको देखना चाहिए। कोई ऐसा फंड मैनेजर तो नहीं जिसका एक्सपीरियंस ही कम हो, वो हो सकता है कि 2 साल का ही एक्सपीरियंस हो, उसे नहीं मालूम है, वो ऐसे में जो अग्रेसिव यहाँ पर डिसीजन ले लेता है। अब अग्रेसिव डिसीजन ये हो सकता है कि वो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कहाँ डाल सकता है, वो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसे में इनके अग्रेसिव डिसीजन की वजह से आप क्या हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको ये देखना चाहिए कि जो फंड मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस क्या है, मार्केट की अवेयरनेस क्या है। तो ये आप चेक कर सकते हैं किसी भी, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर में आपने अकाउंट ओपन किया होगा, वहाँ पर ज़रूर दिखेगा कि इस पर्टिकुलर फंड हाउस का ये फंड मैनेजर है, उसका एक्सपीरियंस 10 साल है, 15 साल है या 20 साल है इसने।
तो ये अच्छे के लिए ही आपको ये देखना होगा कि फ़ंड मैनेजर की एक्सपीरियंस कितने साल का है। फिर इसके बाद एक चीज़ और आपको देखना चाहिए, वो दूसरी चीज़ आपने ये तय कर लिया कि हमें ये पर्टिकुलर हमें म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट करना है। अब म्यूचुअल फ़ंड को हमें अगर सिलेक्ट करना है तो इसमें हमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। अपना अमाउंट हमने तय कर लिया कि हमें 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है या 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। हम एक तय अमाउंट के साथ साथ हमें इसमें अमाउंट पे करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने ये ले लिया डिसीजन कि हमें एसआईपी करना है, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब हो सकता है कि इसे आप कंटिन्यू ही ना कर पाएँ। और एसआईपी का मतलब ही क्या है, आप एक डिसिप्लिन हो जाएंगे। आप ये सोचते हैं कि हम इस एसआईपी के साथ आने वाले 10 साल 15 साल उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये डिसीजन एकदम से ये नहीं लेना है कि आप एक ऐसी सब कुछ अपने फाइनेंशियल कंडीशन, आप अपने रिस्क रिवार्ड सब कुछ आप एनालाइज करने के बाद एक पर्टिकुलर एक ऐसा अमाउंट सेलेक्ट करिए जिसे आने वाले समय में हर तरह से आप उसे अफोर्ड कर सकें। ऐसा नहीं कि आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और कल आपकी एसआईपी जंप हो गई। तो आपको एक फिक्स अमाउंट, अपनी जो एक परसेंटेज अमाउंट को ही आप एसआईपी के अंदर इन्वॉल्व करिए। अब इसके बाद आपने मानकर चलिए आपने 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है। अब ये 2,000 रुपये आप दो तरह से कर सकते हैं। आप एसआईपी को डायरेक्टली आप अपने जो फंड हाउस है उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड करने के बाद काट सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कई बार आपको मार्केट के अंदर छुट्टी हो सकती है, आप 10 तारीख को एसआईपी काटते हैं या 15 तारीख को आप एसआईपी काटते हैं, और 15 तारीख को ये क्या होगा कि उस दिन हो सकता है कि हॉलीडे पड़ गया। अब हॉलीडे पड़ने की वजह से हो सकता है कि आपके जो एक पर्टिकुलर डेट भूल सकते भी हैं। तो ऐसे में आप क्या करना चाहिए कि ये जो है इसे हमेशा ही ऑटो पे पर डालिए। ऑटो पे क्या होगा कि आप डिसिप्लिन रहेगा, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा और जिस वजह से आपकी एक भी एसआईपी जंप नहीं होगी। जंप नहीं होना ये मानकर चलिए कि आप हमेशा ही एक पर्टिकुलर डेट को ही खरीदते हैं और उस दिन करेक्शन होगा तब भी हम खरीदेंगे, अगर मार्केट में तेज़ी रहेगा तब भी। ये डिसिप्लिन है, एसआईपी का मतलब डिसिप्लिन इन्वेस्टर। तो इसी के सारे आप इन्वेस्टमेंट के साथ आप बड़े वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमारे ये जो 4-5 पॉइंट, जो हमने 7 पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, ये हमें सिर्फ इस वजह से एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से आपको क्या क्या दिमाग में होने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को डिसाइड कर सकें कि आपको म्यूचुअल फंड को खरीदना है, बी म्यूचुअल फंड को खरीदना है, और उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें देखना है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोई ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल हो सकता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।